अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप लोगों की डिमांड पे आपने ना भी डिमांड की हो तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं ले आया हूँ कॉनिक सेक्शन की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है हमारे पास उसका सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्रैक करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा हर एक कंडीशन के सर्कल की इक्वेशन किस तरह निकालते हैं, क्या गिवन होगा तो सर्कल की इक्वेशन किस तरह निकलेगी, और क्या गिवन नहीं होगा कितने पॉइंट्स गिवन होंगे, कितनी लाइंस गिवन होंगी, कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को दो पॉइंट्स पे, कौन सी लाइन टेंजेंट होगी, उस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस पार्ट में। इसके चार पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट है सर्कल का, उसके बाद पैराबोला, उसके बाद एलिप्स, उसके बाद हाइपरबोला। ये चार पार्ट्स हैं। ठीक है, पहले पार्ट की पहली वीडियो में आज लेके आ रहा हूँ, इसके बाद मैं लेके आनी है पैराबोला की वीडियो। तो आपने बहुत ही रेडी रहना है उसके लिए। और आपको अगर इसके क्लियर कट नोट्स की पिक्चर चाहिए तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में गिवन किया हुआ है। ठीक है, वीडियो के नीचे मोर का ऑप्शन होता है, मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, वो आपने सिंपली ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो जो मैं समझा रहा हूँ, ताकि वो आप लोग सेव कर लें या फिर उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लें। सबसे पहले आपने इसको गौर से समझना है। ठीक है, तो सर्कल, सबसे पहली बात आ जाती है सर्कल पे। सर्कल में क्या क्या चीजें अब आ जाती हैं। सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन पे आते हैं कि सर्कल की इक्वेशन होती क्या है, किस फॉर्म में होती है, कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं। ठीक है, अब इक्वेशन में आपको पता है एक्स और वाई तो होते ही है। इक्वेशन अगर बनानी है या कोई भी इक्वेशन गिवन है उसमें एक्स और वाई तो होते ही हैं। ठीक है, अगर एक्स और वाई ना हो, कोई भी उसमें वेरिएबल ना हो तो वो इक्वेशन तो रहती ही नहीं है, इसलिए एक्स और वाई का होना लाजमी है। तो एक्स और वाई का हमारे साथ कोई काम नहीं है अभी। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि एच और के क्या है। एच और के होता है सेंटर। अब एच क्योंकि एक्स के साथ है, इसलिए जो एक्स है, सेंटर का जो एक्स है वो क्या होता है, एच होता है। और के क्योंकि वाई के साथ है, इसलिए जो सेंटर होता है उसका जो वाई कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, के होता है। अब बात ये समझने वाली है, क्या इस यहाँ पर एच के साथ नेगेटिव साइन है तो क्या यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा, इस बात को आपने समझना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इक्वेशन को देख लें। दो फॉर्म्स होती हैं इक्वेशन की, एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। सर्कल की इक्वेशन की दो फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक होती है जनरल फॉर्म। ठीक है, या फिर हम पैराबोला की भी कह लें, उनकी भी जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं। लेकिन हम लोग अभी सर्कल की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको अभी क्रैक कर देते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये है कि दो इक्वेशन होती हैं, ये याद रख लें। कितनी इक्वेशन होती हैं, दो इक्वेशन होती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक होती है जनरल फॉर्म। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। अब यहाँ पर एच क्या है, एच है एक्स कंपोनेंट सेंटर का, यानी सेंटर, ये जो सेंटर है इसका जो एक्स कंपोनेंट है। अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, किसी भी ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास एक्स पॉइंट क्या होगा वो हमें बताता है इसका एच। ठीक है, और के क्या बताता है, के बताता है इसका वाई कंपोनेंट। क्या बताता है, एच हमें क्या बताता है इसका एक्स कंपोनेंट, और के हमें क्या बताता है इसका वाई कंपोनेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि अगर हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करें तो हम लोग एक्स क्या लेंगे और वाई क्या लेंगे, वो कौन बताता है हमें, इसका एच और के बताता है। ठीक है, और आर क्या होता है, आर इस तरह की इक्वेशन में हमेशा सेंटर का रेडियस होता है। सेंटर का रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, अगर हम डायमीटर को हाफ कर दें तो वो रेडियस होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो रेडियस हमारे पास क्या होता है, ये आर क्या होता है, रेडियस होता है। अब ये स्क्वायर्ड फॉर्म में होता है इसलिए हमने इसका अंडर रूट लेके रेडियस को निकालना होता है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं तो एच और के यहाँ पर नेगेटिव हैं, तो क्या मैं यहाँ पर भी नेगेटिव लगाऊंगा, नेगेटिव एच और नेगेटिव के लगाऊंगा, नहीं। इसका सेंटर, अब मैं आपको बताऊं तो इसका सेंटर में क्या लिखूंगा। अगर मैंने इस इक्वेशन को देखा है, मेरे सामने इस तरह की कोई इक्वेशन आ गई है तो मैं इसका सेंटर कैसे लिखूंगा, इसका सेंटर क्या है, मुझे कैसे पता लगेगा। आपने सिंपली क्या करना है, इसके साथ का जो साइन है उसको चेंज करके यहाँ पर लिख देना है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इसका सेंटर
इसका सेंटर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इसका सेंटर है हमारे पास, यहाँ पर नेगेटिव एच है, इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एच लिखूंगा। इसका क्या है, यहाँ पर नेगेटिव के है, इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, के लिखूंगा। यानी साइन को ऑपोजिट कर देना है, जो भी साइन, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसकी जनरल फॉर्म नहीं है, ये इसके सर्कल के सेंटर की जनरल फॉर्म नहीं है। इसके जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मैं कुछ यूं लिखूंगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो। ठीक है, मैं यहाँ पर यूं लिख दूंगा, सेंटर इज इक्वल्स टू नेगेटिव एच कोमा नेगेटिव के। यानी अब यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव एच पुट कर दूं, ठीक है, फर्ज करें यहाँ पर -3 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, -4 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको पुट कर दूं, -3 को मैं उठा के यहाँ पर रख दूं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, सेंटर मेरे पास क्या बन जाएगा, सेंटर इज इक्वल्स टू माइनस, और मैंने क्या पुट किया है, -3। ठीक है, कोमा साथ में क्या है, माइनस का साइन, और के क्या है जी, -4, तो मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, -4। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया 3,4। बात समझ आई। यानी इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये वाली फॉर्म है, इसकी जनरल फॉर्म। ठीक है, लेकिन बुक में क्या लिखते हैं, इसका सेंटर, इस इक्वेशन का सेंटर लिखते हैं, वो जनरल फॉर्म नहीं लिखते। जनरल फॉर्म ये होती है। ठीक है, यानी हमने क्या करना है, सिंपली साइन को ऑपोजिट कर देना, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। और रेडियस क्या है, सिंपली आपके सामने लिखा होता है। तो ये आ गई हमारे पास पहली बात कि सेंटर किस तरह निकालना है। तो इस सर्कल का, इस इक्वेशन को देख के इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, ये मैंने लिख दिया है। क्या होगा इसका सेंटर, एच कोमा के, एच कोमा के। ठीक है, ये हो गया रेडियस, ये कोई भी पॉइंट है जिसका एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है। ठीक है, अब अगली बात आ जाती है, ये इक्वेशन तो तब होगी कि अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। ओरिजिन होता क्या है, ये बात भी अगर मैं आपको बताऊं तो ओरिजिन होता है, ओरिजिन क्या होता है, वो पॉइंट जहां एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। ओरिजिन अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ ग्राफ के ऊपर तो कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, ये होता है ओरिजिन। ठीक है, अब अगर सेंटर जो है यहाँ पर है, यानी ये सर्कल है, इसका सेंटर ये है, तो एच और के आपको क्या लगता है क्या होगा, एच और के क्या होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होता है, एच होता है, वाई कंपोनेंट क्या होता है, के होता है। इसका मतलब एच क्या है हमारे पास, 0 है, और के क्या है हमारे पास, 0 है। तो अगर हम लोग ये 0 और दोनों 0, एच और के को 0 पुट कर दें तो क्या रह जाएगा पीछे, ये बन जाएगा। किस तरह कि मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ एक्स, एच की जगह 0 पुट कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। तो ये मुझे क्या दे देगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। ये किस तरह बनी है इक्वेशन, जब सेंटर कहाँ पर हो, ओरिजिन पे हो, यानी एक्स भी 0 हो और वाई भी 0 हो, वहां से हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, आप समझ आ गई ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई है। तो इस तरह हम लोग सेंटर निकाल सकते हैं। अब इसके सेंटर, अगर ये वाली इक्वेशन आपके सामने लिखी है और एमसीक्यूज आ जाता है कि इसका सेंटर बताओ, तो सिंपल, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, एच भी 0 और के भी 0, क्योंकि लिखे ही नहीं है साथ में, एच और के लिखे ही नहीं है, तो इसका मतलब 0 0 होंगे। 0 को किसी में भी ऐड करो तो वही आंसर आता है, यही बात है। तो सेंटर क्या होगा, 0,0। तो ये हमें बात समझ आ गई, इक्वेशन ऑफ सेंटर सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पूरी समझ ली है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर किस तरह निकालते हैं, रेडियस क्या होता है, क्या उसके पास स्क्वायर होता है या नहीं होता, अब उसमें साइन ऑपोजिट करते हैं या नहीं करते, ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जनरल फॉर्म की तरफ। जनरल फॉर्म में क्या आ जाता है जी, जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन की फॉर्म जो हमने याद करनी है वो कौन सी फॉर्म है, वो ये फॉर्म है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको याद करने का मैं आसान तरीका बताऊं तो आपको तो ये तो याद रहेगा कि एक्स स्क्वायर भी है और वाई स्क्वायर भी है, लेकिन ये भूल जाएगा कि 2g यानी एक्स के साथ g है या एक्स के साथ f है, ये आपको भूल जाएगा। अब अल्फाबेटिकली हम चलते हैं, पहले f आता है या g आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, पहले f आता है और फिर g आता है, यही बात है। तो हमने क्या करना है, सिंपली ऑपोजिट कर देना है, पहले g लेके आना है और फिर f लेके आना है। समझ आई, पहले क्या आता है, x आता है, फिर y आता है, यही बात है। और पहले क्या आता है, f आता है, फिर g आता है। अब इसको अगर हम लोग सीक्वेंस में लिखते तब हम लोग क्या लिखते, हम लोग लिख देते 2fx प्लस 2gy, ये सीक्वेंस में बनती है। लेकिन हमने सीक्वेंस में नहीं रहना, इसको क्रॉस कर देना। ठीक है,
एक्स के साथ क्या लिखना है, जी लिखना है, और एफ के साथ क्या लिखना है, वाई। तो इसमें हमने सिंपली ये काम करना है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने अल्फाबेटिकली लिखना है और उनको क्रॉस कर देना है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन भूल जाते हैं तो सिंपली अल्फाबेटिकली इनको लिखना है और उनको क्रॉस कर देना है, तो आपको पता लग जाएगा कि एक्स के साथ जी आता है और एफ के साथ वाई आता है, ठीक है, और सी कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस केस में हमें कैसे पता लगेगा कि सेंटर क्या है? बिल्कुल उसी तरह जनरल आपको मैं लिख के दिखाता हूँ कि यहाँ पर इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने क्या करना है, नेगेटिव लिख देना है, नेगेटिव। अब एक्स के साथ क्या है, जी है, तो जी पहले आ जाएगा, और वाई के साथ क्या है, एफ है, तो एफ बाद में आ जाएगा, नेगेटिव एफ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर होता, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर होता है -2gx, तब मैं सेंटर क्या लिखता, -2gx। अगर यहाँ पर सेंटर होता है -2gx -2fy, तब मैं सेंटर क्या लिखता, मैं सिंपली इसका साइन चेंज कर देता, जी एक्स लिख देता, यानी एक्स की जगह मैं क्या लिख देता, एक्स कंपोनेंट की जगह क्या लिख देता, जी लिख देता, और वाई कंपोनेंट की जगह क्या लिख देता, एफ लिख देता। यानी साइन चेंज करने हैं, इस केस में भी साइन चेंज करने हैं और इस केस में भी साइन चेंज करने हैं, ठीक है। इस केस में सेंटर क्या आ जाएगा, जो एक्स के साथ होगा, और इस केस में सेंटर क्या आ जाएगा, जो वाई के साथ होगा। अब ये बात बच्चों को भूल जाती है कि इसके साथ टू भी था, तो जो भी इक्वेशन लिखी हुई है उसमें एक्स के साथ जो कंपोनेंट है उसको टू से डिवाइड करना है और उसके बाद उसको लिख देना है सेंटर। चले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल क्या होगी मेरे पास, कि मैं लिखता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने बताना है कि सेंटर क्या है, ठीक है, और उसके बाद हम रेडियस पे आएंगे। सेंटर मुझे इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि मैंने क्या पढ़ा था कि इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब टू, अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, यही बात है, और अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, यही बात है। तो हम तो इन दोनों को सामने रख लेते हैं, 2gx इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है, और इन दोनों को सामने रख लेते हैं, 2fy इज इक्वल्स टू 6y, इन दोनों को सामने रख लिया। अब इन दोनों में से कैंसिल कर देते हैं जो कैंसिल हो रहे हैं, y और y कैंसिल हो जाएगा, 2 और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा 3। इसका मतलब f की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है, ठीक है। अब इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 4 और x कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, g इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ गई f की वैल्यू और g की वैल्यू, लेकिन ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब हमें साइन ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा g, पहले कौन सा f के यानी x के साथ कौन सा होता है, x के साथ हमारे पास होता है g, इसका मतलब पहले g आएगा, -2 कोमा f बाद में होता है -3, तो ये आ गया हमारे पास सेंटर, ठीक है। सेंटर की बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं रेडियस पे, कि इस तरह की इक्वेशन में तो रेडियस गिवन ही नहीं है, तो रेडियस हम किस तरह फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हमारे पास क्या है कि g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, और ये क्या आ गया, अंडर रूट। अब इसमें हमें g भी निकालना आ गया, f भी निकालना आ गया, और c सिंपली कोई भी कांस्टेंट होता है, तो इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है और हमारा रेडियस आ जाएगा। पहले g का स्क्वायर फिर f का स्क्वायर, इसमें से c निकाल देंगे, ठीक है, c के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c होल का अंडर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया डिस्कस किसको, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। दो चीजें होंगी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरी बात कौन सी, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। रेडियस किस तरह निकालते हैं और सेंटर किस तरह निकालते हैं, दोनों चीजें डन। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। हमने बताना ये है कि डज अ सर्कल एग्जिस्ट्स और नॉट। अब एग्जिस्ट्स और नॉट से मेरी क्या मुराद है, क्या ये मैं आपकी बुक से बाहर से पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये तब एग्जिस्ट करेगा जब इसका रेडियस होगा, जब रेडियस रियल होगा तभी तो एग्जिस्ट करेगा। तो ये वही चीज है, रेडियस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इज द रेडियस रियल, इज द रेडियस रियल और इमेजिनरी। अब जब रेडियस रियल होगा इसका मतलब सर्कल एग्जिस्ट करेगा, जब रेडियस इमेजिनरी होगा यानी हम इमेजिन कर रहे हैं, दिमाग में रख रहे हैं, तो सर्कल हम लोग दिमाग में बना रहे हैं, बुक पे हम इसको नहीं बना सकते। तो इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं हमारे पास। पहली कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन ये है कि रेडियस तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास क्या होगा,
इसको मैं आपको दो फॉर्म्स में लिख के दिखाता हूँ कि सर्कल किस तरह एग्जिस्ट करेगा और किस तरह नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, तो आपने इसको गौर से समझना है। इसमें जो कंडीशंस हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं हमारे पास। तो आप लोगों को ये बात में समझ आ गई होगी कि मैंने क्या किया है। डज द सर्कल, सर्कल कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारे पास रेडियस रियल होगा। अब इसकी दो कंडीशंस आ जाती हैं, वो कंडीशन कौन सी है, तो वो कंडीशन मैं आपको लिख के बताता हूँ। पहली कंडीशन, जब रेडियस रियल होगा। रेडियस इज रियल, रेडियस कब रियल होगा, जब हमारे पास इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला आपको याद है। फॉर्मूला आपने सिंपल लिखना है, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, इसको कर देना है ग्रेटर देन 0। रेडियस कब रियल होगा, जब हमारे पास इस रेडियस का फॉर्मूला यानी रेडियस का फॉर्मूला 0 से बड़ा होगा। दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना है तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, जी का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो रेडियस कब रियल होगा, जब हमारे पास ये पूरी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू यानी जो रेडियस है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं तो माइनस को हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। जो बुक वाली फॉर्म है बिल्कुल वही बन जाएगी, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, यानी सी से इन दोनों का स्क्वायर क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। तब रेडियस क्या होगा, रियल होगा। तब क्या करेगा, सर्कल एग्जिस्ट करेगा, सर्कल एग्जिस्ट। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आ जाती है कि इमेजिनरी कब होगा। इमेजिनरी तब होगा, रेडियस इज इमेजिनरी व्हेन जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। अब जब 0 से बड़ा था तो रियल था, जाहिर सी बात है। अब 0 से छोटा होगा तो इमेजिनरी हो जाएगा, सिंपल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ दोनों साइड्स पे, तो पीछे क्या रह जाएगा, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी इज स्मॉलर देन 0। तो ये आ गया हमारे पास कंडीशन। अब हमने अगर इसको बुक वाला बनाना है तो सिंपली सी को यहाँ पर शिफ्ट कर दें, माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर इज स्मॉलर देन सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कांस्टेंट से इन दोनों का स्क्वायर छोटा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस है वो इमेजिनरी है और सर्कल एग्जिस्ट नहीं करता। सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास बात होगी कि सर्कल कब एग्जिस्ट करेगा या कब नहीं एग्जिस्ट करेगा, या रेडियस कब रियल है या रेडियस कब इमेजिनरी है। ये भी हमारा कवर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें अब आ जाती है कि कौन कौन सी कंडीशन या किस किस तरह के क्वेश्चंस गिवन होंगे कि जिनको यूज करके हमने सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इसमें 4 कंडीशंस आ जाती हैं। कितनी कंडीशंस, देयर आर 4 कंडीशंस। 4 तरह के वो क्वेश्चन दे सकते हैं आपको और कह सकता है कि इस कंडीशन को यूज करके सर्कल की इक्वेशन निकालो। तो सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, सबसे पहली इक्वेशन आती है, व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन थ्रू विच अ सर्कल पासिस बट सेंटर इज अननोन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक सर्कल है, वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन हमें सेंटर का नहीं पता कि सेंटर की वैल्यू क्या है। ठीक है, हम इसको, सेंटर क्या होता है हमारे पास सेंटर होता है एच कोमा के, यही बात है। तो हम लोग सेंटर लिख लेते हैं एच कोमा के। ठीक है, इधर आ जाते हैं पॉइंट्स x1 y1। ठीक है, ये आ जाता है पॉइंट दूसरा जिसमें सर्कल पास कर रहा है x2 y2, और ये पॉइंट आ जाता है तीसरा जिसमें सर्कल पास कर रहा है x3 y3। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हाउ टू सॉल्व इट टू फाइंड द इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे जब 3 पॉइंट्स गिवन है। हमें पता है ये बात, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। पहला पहला आपको यानी दो मेथड्स आ जाते हैं। पहला मेथड क्या है, बाय यूजिंग जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन किस तरह यूज करेंगे भाईजान, जनरल इक्वेशन को आपने सिंपली क्या करना है, हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही बात है। अब क्या करना है, हमें एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन है। तो एक इक्वेशन यानी एक्स एक पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, दूसरा पॉइंट इसमें पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, तीसरा पॉइंट इसमें पुट करेंगे तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। तीनों इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है। आप उन तीनों को सॉल्व करेंगे, आपके पास तीनों की वैल्यू आ जाएगी। किस किस की, जी की, एफ की और सी की। तो आप उसको इस जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, सर्कल की इक्वेशन का। ये आ गया पहला, और थोड़ा सा जो है मुश्किल भी मैं कह सकता हूँ। ये दोनों दोनों मेथड जो है सेम ही है तकरीबन, लेकिन ये थोड़ा सा आसान ही है।
ठीक है। अब दूसरा मेथड कौन सा आ जाता है, अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला याद है तो आप लोग आराम सुकून से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जब 3 पॉइंट्स गिवन हो और सर्कल अननोन हो। ठीक है, करना ये है आपने कि डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका ले लेना है अंडर रूट। ठीक है, अब इसको यूज किस तरह करेंगे, यूज इस तरह करेंगे कि आपको पता है इन सारों का जो रेडियस, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ये बात है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो वो इन तीनों के बराबर नहीं होगा, यानी तीनों डिस्टेंस कितने हैं, बराबर हैं। इसके इसको हम किस तरह यूज करेंगे, ठीक है, पहले हम एक पॉइंट पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास एक डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट पुट करेंगे इस इक्वेशन में, दूसरा डिस्टेंस आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली उन दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख देंगे, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश करता हूँ समझाने की कि ये किस तरह होगा। सिंपली मैं क्या करता हूँ, ये वाला पॉइंट पुट कर देता हूँ। पहले क्या आ जाएगा, x2 हमारे पास क्या है, और x1, इन दोनों पॉइंट से हमारा डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ o से लेकर a तक का डिस्टेंस। ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ क्या, o से लेकर a तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो x2 हमारे पास ये वाला बन जाएगा x3। ठीक है, माइनस x1 कौन सा, h आ जाएगा होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या बन जाएगा, y3 वाला। ठीक है, और y1 क्या बन जाएगा, k बन जाएगा। इसका आ गया होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस निकालना है अब मैंने, तो दूसरा डिस्टेंस में कौन सा निकालता हूँ, ओ और बी का, ओ बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा जी, ओ बी लिख दूंगा सिंपली, इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, यहाँ पर क्या होगा जी, x2 हमारे पास सिंपली x2 ही होगा, और x1 क्या होगा, h होगा, प्लस y2 मेरे पास y2 ही है, और दूसरा हमारे पास क्या है जी, k है होल स्क्वायर अंडर रूट। ये आ गया दूसरा डिस्टेंस। तीसरा डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ओ सी, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया सी। ओ सी का डिस्टेंस मैं अगर निकाल लूँ तो सिंपली क्या बनेगा, x2 मेरे पास क्या है, x1 है, x1 पुट कर दिया, माइनस x यानी x2 माइनस x1 यहाँ पर आ गया क्या, h, ये इसको मैंने क्या बोला है, x1। ठीक है, प्लस y2 मेरे पास क्या है, y1 है, तो मैंने y1 पुट कर दिया, माइनस k, वो क्या है, y1 है। ठीक है, इसको स्क्वायर लेके अंडर रूट ले दिया। अब मुझे पता है ये तीनों डिस्टेंस बराबर हैं, क्योंकि ये तीनों डिस्टेंस क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, मुझे ये तीनों चीजें पता लग गई। ठीक है, अब मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा, एक इक्वेशन निकलेगी, इक्वेशन 1 आएगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, या तो इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा या फिर इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, अब उन दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास h और k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, h और k की वैल्यू आ गई तो रेडियस आपको निकालना आता है, सिंपली आपने यहाँ से रेडियस निकाल लेना। अब h और k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब h और k की वैल्यू आ गई है तो आपके लिए पीछे क्या ही रह गया है, पीछे कुछ भी नहीं रह गया। रेडियस के लिए आपने क्या करना है, सिंपली h और k की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है तो रेडियस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ओ ए तो रेडियस है, ओ ए तो रेडियस है, यही बात है। h और k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और रेडियस आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला याद हो और ये कॉन्सेप्ट याद हो कि रेडियस तीनों को क्या है, बराबर है, और मैं इन तीनों को बराबर रख के सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये होगी इसकी पहली कंडीशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन थी, जब 3 पॉइंट्स गिवन है और हमारे पास सेंटर गिवन है या नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि कंडीशन नंबर 2 क्या है इसकी। कंडीशन नंबर 2 मेरे पास है, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन एंड अ लाइन L passes थ्रू द सेंटर। मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स गिवन है, इसको मैं नाम देता हूँ x1 y1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ x2 y2। ये 2 पॉइंट्स मुझे गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि उस, क्या कहता है वो, कि सेंटर से लाइन पास कर रही है। ठीक है, इस लाइन को मैं नाम देता हूँ, कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है, और सेंटर में पता है क्या होता है, एच कोमा के। ठीक है, एच कोमा के। अब मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है, सेंटर गिवन है, सेंटर गिवन नहीं है, यानी एच कोमा के गिवन है। ठीक है,
और मुझे क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है जो सेंटर से पास हो रही है। तो इसमें हमारे पास दो स्टेप्स आ जाते हैं। पहला स्टेप क्या है, हमें पता है कि ये दोनों क्या है, रेडियस है। ये दोनों क्या है, रेडियस, ये भी आर है ये भी आर है। इसका मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या है, बराबर है। मैं इसको नाम दे देता हूँ ओ, इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसका मुझे पता है कि ओ ए का डिस्टेंस वो बराबर है किसके, ओ बी के डिस्टेंस के। यही बात है। तो मेरे पास एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से एक इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, क्योंकि उसने एक कंडीशन दी हुई है कि वो जो लाइन है वो सेंटर से पास कर रही है। इसका मतलब कोई भी लाइन सेंटर से पास कर रही हो तो वो उसकी यानी सेंटर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यानी जो पॉइंट है अगर हम लोग सेंटर की इक्वेशन में पुट कर दें तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, वो एक पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर मैं इसमें पुट कर दूं इस लाइन के अंदर तो आंसर 0 ही आएगा, ये बात है। अब कोई भी अब मैंने क्या कहा था कि सर्कल में अगर हम लोग आ जाए कि जब हमने फाइंड करनी है इक्वेशन और 3 पॉइंट से पास कर रही है, तो मैंने आपको दो मेथड्स बताए हैं। एक मेथड क्या बताया है कि सिंपली आप तीनों पॉइंट्स में पुट कर दें। क्यों पुट कर दें, क्योंकि सर्कल उस पॉइंट से पास कर रहा है, जब पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए पुट करते हैं। अब उसी तरह एक लाइन है जो पास कर रही है सेंटर से, अब सेंटर से पास कर रही है, सेंटर यानी वो जो पॉइंट है सेंटर का वो लाइन के ऊपर है। जब लाइन के ऊपर है इसका मतलब क्या है कि उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आएगी, अगर मैं इस इक्वेशन में ये वाला सेंटर पुट करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। h आ गया, आगे क्या साइन है प्लस का, और साथ में y की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, और आगे क्या है +2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये तरीका है आपके पास, जब एक लाइन सेंटर से पास कर रही है, क्वेश्चन में गौर से पढ़ना है तो देखना है कि सेंटर से पास कर रही है या नहीं कर रही है। अगर सेंटर से पास कर रही है तो आपके पास सिंपल एक इक्वेशन आ जाएगी, एक्स और वाई की जगह आपने एच और के पुट करना होगा। और दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ये दो स्टेप्स हैं जो आपने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करने होंगे। दूसरी हमारी कंडीशन भी होगी, पूरी उम्मीद आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसी कंडीशन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, ये आ गई इसकी कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या है, व्हेन वन पॉइंट इज गिवन एंड अ लाइन इज टेंजेंट एट एन अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। इसका मतलब क्या है, जब एक पॉइंट मुझे गिवन है और एक दूसरा पॉइंट है जिसकी वैल्यू भी गिवन है, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर एक लाइन टेंजेंट है। टेंजेंट का क्या मतलब होता है कि वो स्ट्रेट है, उस लाइन को टच करके गुजर रही है, ठीक है। ये ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। ये मुझे पॉइंट गिवन था जिसकी वैल्यू उसने दी हुई थी 1,2 वैल्यू दी हुई थी, और ये एक दूसरा पॉइंट था जिसके ऊपर कोई टेंजेंट नहीं था, इसकी वैल्यू उसने दी हुई थी 2,3 दी हुई थी, ठीक है। अब एक पॉइंट मुझे गिवन है और एक लाइन यानी टेंजेंट गिवन है, जिस यानी एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट गिवन है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं दो स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है। पहला स्टेप आपने क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारे पास, रेडियस। ये रेडियस है, इसको मैं नाम देता हूँ ओ, इसको नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी, ठीक है। तो तीनों कंडीशन में तकरीबन सेम चीजें चलती आ रही हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पता है कि डिस्टेंस ओ ए बराबर है डिस्टेंस ओ बी के, ठीक है। आपको ये बात पहले से पता है कि डिस्टेंस ओ ए और डिस्टेंस ओ बी क्या है, बराबर है। यहाँ से आ जाती है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उन दोनों को बराबर रख के सॉल्व करना है तो एक्स वाई में यानी एच और के में एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एक इक्वेशन आएगी एच और के में, ठीक है। अब टेंजेंट है, टेंजेंट है इसका मतलब क्या है, स्लोप। टेंजेंट का वर्ड यूज हो रहा है तो स्लोप यूज ना हो इस तरह हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो दूसरी इक्वेशन किस तरह आएगी, स्लोप से। अब स्लोप आप लोग इस टेंजेंट की स्लोप किस तरह निकालेंगे, टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए आपने सिंपली क्या करना होगा कि अगर तो इक्वेशन गिवन है टेंजेंट की, यानी मैं देखता हूँ कि इसमें इक्वेशन गिवन है या नहीं गिवन होती टेंजेंट की। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन हमें गिवन होती है, ठीक है। जब टेंजेंट की इक्वेशन गिवन होती है उसमें यानी इस टेंजेंट की क्या इक्वेशन है, मैं कहता हूँ कि इस टेंजेंट की इक्वेशन है x+2y+3 इज इक्वल टू 0। ये इस टेंजेंट की इक्वेशन है, जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये इसकी इक्वेशन है। अब मैंने स्लोप निकालनी है तो मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंट का क्या है, परपेंडिकुलर है। और आपको ये भी पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर
परपेंडिकुलर, देन स्लोप ऑफ लाइन N1, स्लोप ऑफ लाइन L1 जिसको मैं नाम देता हूँ M1, ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन M2 यानी L2 की स्लोप को मैं नाम देता हूँ M2। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ये बात है, ये कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। अब जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल का साइन होता है ये, ठीक है, देन तब क्या होता है, देन स्लोप ऑफ दोज टू लाइंस, दोज टू लाइंस इज सेम। अब मैं कहता हूँ कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और इसकी स्लोप मुझे गिवन है, ठीक है, इसकी स्लोप में कहता हूँ 1/2 है, m इज इक्वल टू 1/2, तो इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप भी 1/2 होगी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, इस वाली लाइन की क्या स्लोप है, 1/2 है, ठीक है, तो इस वाली लाइन की स्लोप क्या होगी, हमें पता है m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, हमें m1 गिवन है जो क्या है 1/2 है, ठीक है, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 1/2 m2 इज इक्वल टू -1, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, m2 इज इक्वल टू -2, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई दूसरी की स्लोप। तो पैरेलल लाइंस की स्लोप्स इक्वल होती है और जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो नेगेटिव इनवर्स होती है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। तो अब आपको आप यहाँ पर स्लोप यूज करके किस तरह इक्वेशन निकाल सकते हैं, ये बात मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, इसकी स्लोप निकालनी है, इस लाइन की स्लोप निकालनी है, किस तरह आएगी, आपको पता है ये कौन सा हमारे पास पॉइंट है, एच और के, ये सेंटर है, ये एच और के है, और ये एक पॉइंट गिवन है, ये क्या है 1,2। अब स्लोप किस तरह निकालते हैं, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। ये आ गई हमारे पास कौन सी स्लोप, ये वाली ओ बी की स्लोप, ओ बी की स्लोप आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास किसकी आ गई है, ओ बी की स्लोप आ गई है। अब हमने निकालनी है टेंजेंट की स्लोप, तो टेंजेंट की स्लोप किस तरह आएगी, इक्वेशन गिवन है, टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है, तो सिंपल हम लोग कहते हैं कि टेंजेंट की स्लोप किस तरह आएगी, आपको याद होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास फॉर्म होती है स्लोप की, इसमें m क्या है, स्लोप है। आप लोग सिंपली, या तो आप सिंपली क्या करें, इसको आप लोग यहाँ पर रिप्लेस कर दें, यानी इसको आप लोग y वाली फॉर्म में लिख लें। ये किस तरह बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू -x-3 और 2 भी था y के साथ, तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इस टेंजेंट की स्लोप क्या है हमारे पास, x के साथ क्या क्या आ रहा है, -1/2, यानी टेंजेंट की स्लोप क्या आ रही है हमारे पास, 1/2 आ रही है, ठीक है। तो अब हमें पता है दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हम टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप, ये जो है ये नॉर्मल की स्लोप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो -1 आएगा, उसको आप थोड़ा सा अरेंज करेंगे एच और के की फॉर्म में, वो हमें इक्वेशन नंबर 2 दे देगी। तो ये दो स्टेप्स होते हैं जिसको यूज करके हम लोग कंडीशन नंबर 3, यानी जब टेंजेंट गिवन है एक पॉइंट के ऊपर और एक पॉइंट अलग से गिवन है, दो पॉइंट्स यानी गिवन है और एक पॉइंट के ऊपर क्या है, टेंजेंट है, तब हम लोग दो इक्वेशन किस तरह निकालते हैं और उनको आगे सॉल्व करना है और हमारे पास एच और के आ जाएगा। एच और के आ जाएगा, उसको डिस्टेंस वाली किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास रेडियस आ जाएगा, ठीक है। ये होगी कंडीशन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं कंडीशन नंबर 4 की तरफ। कंडीशन नंबर 4 क्या है जी, हमारे पास कंडीशन नंबर 4 कहता है कि व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन एंड अ लाइन एल टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट, यानी एक हमारे पास सेंटर है एच कोमा के, ठीक है, जिसको मैं ओ नाम देता हूँ, एक पॉइंट गिवन है यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर गिवन है x1 y1, ठीक है, और ये वाला एक पॉइंट गिवन है x2 y2, ठीक है, ये दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, और एक लाइन है जो सर्कल को टच करके जा रही है, लेकिन ये नहीं पता कि पॉइंट क्या है, ये नहीं पता कि वो पॉइंट क्या है। अब यहाँ पर इसको किस तरह सॉल्व करेंगे जी, ये तो बहुत मुश्किल नहीं हो गया, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपने इसमें भी स्लोप वाला काम करना है, किस तरह करेंगे, सिंपली आपको पता है ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है, ठीक है, आपको ये बात पता है। इसको मैं नाम देता हूँ ओ ए, ये ए आ गया, ये बी आ गया, और इस पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूँ, सी नाम देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि पहला जो हमारे पास आएगी इक्वेशन वो तो इन दोनों से आएगी, जब दो पॉइंट्स गिवन है दो पॉइंट्स का यूज तो करना ही है, इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके हम लोग एक डिस्टेंस निकालेंगे, किस तरह, यानी ओ ए का डिस्टेंस हमें पता है किसके इक्वल है, ओ बी के डिस्टेंस के, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ठीक है।
तो ये डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के इक्वल नहीं है, ये भी तो इक्वल है। तो हमें तो पॉइंट गिवन ही नहीं है, हमने तो लाइन का डिस्टेंस निकालना है। मैं कहता हूँ कि इस लाइन की इक्वेशन, मैं कहता हूँ कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इस लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है, लेकिन पॉइंट गिवन ही नहीं है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लाइन से पॉइंट तक डिस्टेंस का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो इसमें हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला किस तरह निकालना होता है, वो होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और ऊपर हम ले लेते हैं मॉड, ताकि नेगेटिव वैल्यू ना आए, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। एक इक्वेशन तो हमारे पास इन दोनों के डिस्टेंस से आएगी, और दूसरी इक्वेशन किस तरह आएगी, ये तो हमने डी यानी आर लिखा है, आर की वैल्यू लिखी है, आर की वैल्यू, ठीक है, यानी रेडियस, जो डिस्टेंस है क्या है, रेडियस है। अब हमें पता है कि ये ओ ए और ओ बी, यानी ओ बी और ओ ए क्या है, सेम है, और ये वाला हमारे पास क्या है, ओ सी है, ओ सी का डिस्टेंस है, ठीक है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गई है कि ओ ए और ओ बी और ओ सी क्या थी, सेम थी। जब तीनों सेम है तो पहले हम इन दोनों को यूज करके एक इक्वेशन निकालेंगे, ये हमें क्या देगा, इक्वेशन नंबर वन देगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूज करके एक इक्वेशन निकाल लेंगे, ये हमें क्या देगा, इक्वेशन नंबर टू देगा। उन दोनों इक्वेशन को सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात थी, कोई मुश्किल बात है इसमें, सिंपली डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है। अब अगर मैं आपको इसका डिस्टेंस निकाल के दिखाऊं तो वो क्या होगा, इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब पॉइंट हमें क्या दिया गया है, एच कोमा के, एच कोमा के हमारे पास पॉइंट है, और मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एच और के क्या होंगे, एच हमारे पास एक्स होगा और के हमारे पास क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। अब ए और बी क्या होगा, ए और बी और सी क्या होगा, ए हमारे पास वो होगा जो एक्स के साथ होगा, यहाँ पर वन है तो वन होगा, यहाँ पर जो वाई के साथ होगा वो हमारे पास बी होगा, और ये जो होगा ये हमारे पास सी होगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग डिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ए क्या है हमारे पास, वन है, तो वन लिख देते हैं, और एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है जी, एच है, एक्स एच आ गया, ठीक है, वन एच, ठीक है। प्लस बी क्या है हमारे पास, बी है जी, बी भी वन है, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में उससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, वाई वन, वाई क्या है, के आ गया। प्लस सी, सी क्या है जी हमारे पास, वन है, वन लिख दिया, मोड़ ले लिया। डिवाइड किससे हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए क्या था, वन था, इसका स्क्वायर, बी क्या था, वन था, इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये हमारे पास सिंपली डिस्टेंस आ गया। अब हम इसको किसी भी एक के इक्वल रख देंगे तो हमारे पास इसको सिंपलीफाई करके दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, और ये बहुत ही इजी वे था इसको सॉल्व करने का। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये थी चार कंडीशंस जो वो दे सकता है आप लोगों को, कि आप लोग इन चार कंडीशंस को यूज करके निकालें क्या, सर्कल की इक्वेशन। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है टेंजेंट। कहता है कि नो कंडीशन फॉर टेंजेंट मींस हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट है, फर्ज करें कि पॉइंट गिवन है लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन नहीं गिवन, और वो कहता है कि इक्वेशन फाइंड करके दो। इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं, कि दो ऐसी कंडीशंस गिवन होती हैं जिनमें वो बोलता है कि टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करके दो। तो पहली कंडीशन क्या है, ये सामने लिखी हुई है, व्हेन अ पॉइंट इज गिवन वेयर द लाइन इज टेंजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन। क्या कहता है, जब एक पॉइंट गिवन है जिसके ऊपर जो लाइन है वो टेंजेंट है, एंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन, ठीक है। ये सर्कल है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर वो लाइन क्या है, टेंजेंट है। इस पॉइंट का नाम है 1,2 है, 1,2 है, ठीक है। वो कहता है इस पॉइंट के ऊपर क्या है, ये टेंजेंट है, ठीक है। और कहता है कि इस जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन फाइंड करो, इसकी इक्वेशन फाइंड करो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें हमारे पास आ जाता है बहुत ही सिंपल सा स्टेप। पहले आपने क्या करना है, आप लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ के आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या सिखाया था, डेरिवेटिव लेना, कि डिफरेंशिएट करना, सॉरी, डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं। तो डिफरेंशिएट आपने करना है सर्कल की इक्वेशन को। मैं कहता हूँ मेरे पास इक्वेशन लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 FY प्लस सी, या मैं लिख लेता हूँ इसी को, मैं इसी तरह की इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 y प्लस, यानी 2 y प्लस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने कोई इक्वेशन लिख ली है। तो मैं, उसने ये इक्वेशन दी है और ये टेंजेंट का पॉइंट दिया है, तो मैं किस तरह फाइंड करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका मैं डिटर्मिनेंट डेरिवेटिव लूंगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा,
2x का डेरिवेटिव यानी x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2y। और क्योंकि हम लोग किस तरह डिफरेंशिएट कर रहे हैं dx बाई dy यानी dy बाई dx, ठीक है। यानी dx को यूज करके हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब y जो है वो कम्प्लीटली कैंसिल नहीं होगा, y का भी डेरिवेटिव आएगा, इसका मतलब dy बाई dx यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 2x 2y dy बाई dx इसका हो गया, प्लस 2 आगे क्या आ जाएगा dy बाई dx, क्यों? क्योंकि dy बाई dx का डेरिवेटिव हम लोग dy बाई dx ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x कहाँ पर गया, यहाँ पर मैं dy बाई dx लिख रहा हूँ, तो मैं dx बाई dx क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि dx बाई dx कैंसिल हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई? प्लस अब यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो सिंपली आ गया 0। अब ये क्या बनेगी, इसमें मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक साथ लिख लूंगा। मैं क्या करूंगा 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इन दोनों में उधर ले जाता हूँ -2 ठीक है। अब इन दोनों में से क्या करूंगा मैं, कि मैं करूंगा जी dy बाई डी एक्स को मैं कॉमन निकाल लूंगा इन दोनों में से, ठीक है। तो पीछे क्या रह जाएगा 2y प्लस 2 इज इक्वल टू -2 यही बात है, ये क्या बन जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 2y प्लस 2। अब ये मैंने क्यों किया, dy बाई डी एक्स क्या होती है, dy बाई डी एक्स होती है स्लोप। जब मुझे स्लोप मिल जाएगी तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लूंगा, कितना आसान हो गया, सिंपली डेरिवेटिव लेना है। अब x और y क्या है जी, यहाँ पर जहरी सी बात है, उसने पॉइंट गिवन है, आपको पॉइंट दिया है, तो वही पॉइंट तो यहाँ पर यूज करना है। इसको हम लोग यूज करके देख लेते हैं, ये क्या बन जाएगा जी dy बाई डी एक्स, जिसको मैं स्लोप कह रहा हूँ, वो क्या आ जाएगी -2 और -2 x क्या है जी 1 है, -2 क्या हो जाएगा -4 डिवाइड किससे हो जाएगा 2y, y क्या है 2 है, 2 टू 4 5 6 6 4 -4/6 जो क्या बन जाएगा 2 2 4 हो गया, 2 3 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2/3। ये मेरे पास आ गई टेंजेंट की स्लोप और मुझे पॉइंट भी पता है, तो हम लोग सिंपली पॉइंट और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करके इक्वेशन निकालेंगे। अब वो कौन सी फॉर्म है सर जी, क्या बोल रहे हैं आप? और ये वाली फॉर्म है भाइयों, ये सिंपल सी फॉर्म है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये तो याद ही होगी ना आप लोगों को। तो सिंपली इसमें आपने पॉइंट भी पुट कर देना है और स्लोप भी पुट कर देनी है। पॉइंट क्या है 1,2, तो एक्स वन की जगह पे क्या होगा 1 आएगा, y1 की जगह क्या आएगा 2 आएगा, और m की जगह क्या आएगा इसकी स्लोप -2/3। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी y माइनस y1 क्या है जी 2 है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m क्या है -2/3 x माइनस x1 क्या है जी 1 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई टेंजेंट की, ठीक है जी। जब हमें पॉइंट गिवन हो गई ये तब क्या तरीका है। अब इसको आप लोग सिंपलीफाई करें तो आपको पता लग जाएगा, ये इक्वेशन सिंपलीफाई होकर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब आ जाती है इसकी नेक्स्ट कंडीशन, जब हमें पॉइंट नहीं गिवन लेकिन स्लोप गिवन है, ठीक है। पहले स्लोप नहीं गिवन थी, पॉइंट गिवन था, अब पॉइंट नहीं गिवन स्लोप गिवन है, ठीक है। व्हेन अ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन एंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज नॉट गिवन। अगर आप लोग जो एक्सरसाइज के पीछे एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आई थिंक 7.2 का 7.3 का, जिसमें वो कहता है कि एक लाइन के परपेंडिकुलर टेंजेंट है, ठीक है। अब लाइन के परपेंडिकुलर इसका मतलब हमें पता लग जाएगा कि स्लोप क्या है उसकी, ठीक है। इसका मतलब स्लोप गिवन है और सर्कल की इक्वेशन गिवन है, लेकिन हमें क्या नहीं गिवन, पॉइंट नहीं गिवन। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग करेंगे जी सिंपली हम लोग स्लोप को यूज करके इक्वेशन को फाइंड करते हैं। किस तरह फाइंड करते हैं, इसके दो मेथड्स आ जाते हैं। पहला मेथड तो ये है, जब सर्कल की इक्वेशन गिवन है इसका मतलब उसमें रेडियस तो गिवन हो गई, इस तरह, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर में कौन सी यूज करता हूँ जी, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करता हूँ, ठीक है। एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, ये मैं लिख लेता हूँ 9 लिख लेता हूँ, 3 का स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है। इससे आपको ये तो पता लग गया ना कि रेडियस क्या है, आर इज इक्वल्स टू 3 है। आप ये लिख सकते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस ये क्या है 3 है, ठीक है, ये क्या है 3 है। अब उसने बोला है कि ये टेंजेंट है, इस पॉइंट का नाम नहीं पता, आप लोग इसकी स्लोप क्या है m इज इक्वल टू 1/2 है। अब फाइंड करके दो कि ये जो है टेंजेंट वो क्या है, इसका इसकी इक्वेशन क्या है। अब आपको सेंटर भी नजर आ रहा है, सेंटर क्या है h और k, h क्या है जी 4 है और k क्या है जी 1 है। h और k भी आ गया, यानी ये वाला पॉइंट भी आ गया 4,1,
ठीक है, और ये वाला भी आ गया। तो आपने सिंपली पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है लाइन का। आप लोग वो वाली जो स्टेप है वो यूज कर सकते हैं। यानी आपने क्या करना है, लाइन से पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है। तो लाइन से पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब 3 किसके इक्वल है, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस किस तरह निकालते हैं हम लोग, ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और इसके साथ आ जाता है मॉड। तो इसमें आप लोग सिंपली इक्वेशन में अब वैल्यूज पुट करेंगे। अब x क्या पुट करेंगे, जो हमारे पास सेंटर है 4 पुट करेंगे, y क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, c क्या पुट करेंगे, c तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, इसलिए हम लोग c को हम लोग सिंपली रख देंगे। ठीक है, उसी तरह आप लोग अब a क्या पुट करेंगे, a भी हमें नहीं गिवन क्योंकि हम लोग इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। b क्या पुट करेंगे, b भी हमें नहीं गिवन क्योंकि हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे, हमें इक्वेशन नहीं पता। तो सिंपल आप लोग इसमें क्या पुट करेंगे जी, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास a के स्क्वायर और b के स्क्वायर में एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जब इक्वेशन आ जाएगी इसको 3 के इक्वल रख देंगे तो वो हमारे पास सिंपली आपको पूरी एक इक्वेशन दे देगी। ठीक है, अब इसमें स्लोप का भी काम आएगा। स्लोप का काम किस तरह आएगा, आपको मैं इसको थोड़ा डीप से करके समझाता हूँ। अब स्लोप हमने निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें खाली अभी क्या पता लगा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला पता लगा है। अब यहाँ पर क्या क्या आ जाता है, स्लोप हमें पता लग गई है, हमने क्या किया है जी, स्लोप निकाल ली है, स्लोप हमें पता है। ठीक है, स्लोप हमें पता है, हमें स्लोप पता है क्या है वो, एन एम इज इक्वल टू 1/2। अब इक्वेशन किस तरह निकालते थे हम, इक्वेशन निकालते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही बात है। इस तरह हम लोग इक्वेशन निकालते थे, स्लोप हमें पता लग गई है, सिंपली आप इसमें पुट कर दें, y इज इक्वल टू 1/2 स्लोप है एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। लेकिन अभी इसमें सी मिसिंग है, तो सी हम लोग किस तरह निकालेंगे, सिंपली आपको इक्वेशन पता लग गई है इसकी, आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या पुट कर देंगे, ए की जगह क्या पुट कर देंगे, 1/2 पुट कर देंगे, बी की जगह क्या पुट कर देंगे, वाई के साथ क्या है 1 है, 1 पुट कर देंगे, पीछे सी रह जाएगा अकेला, बाकी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की जब वैल्यू आ जाएगी सिंपली आप लोग इसमें पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन में, आ जाएगा आंसर। यानी इस फॉर्मूले का यूज करके आपने पहले इस इक्वेशन में स्लोप पुट करनी है, इस इक्वेशन में स्लोप पुट करने के बाद उसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपने सी की वैल्यू निकालनी है, जब सी की वैल्यू आ जाएगी आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। समझ में आ गई, बस ये इतनी सी बात थी। अब आ जाती है इसका दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड अगर आप यूज करें तो वो बहुत ही ईजी है, लेकिन उसके लिए खाली सिंपल सा एक फॉर्मूला याद करना है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर 1 प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो अगर आप लोग याद कर लें तो आपको ये पूरे जो लंबे लंबे स्टेप्स हैं ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग अगर यहाँ पर यूज कर लें, स्लोप आपको पता है और स्लोप आपको पता है और रेडियस भी आपको पता है, तो सिंपली इसमें पुट करें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लें, ये बेस्ट रहेगा। उसके बाद सॉरी ये मेथड नंबर 2 था इसका, ठीक है, ये यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई है। अब आ जाता है जी इस आगे, हाउ टू फाइंड इफ अ लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्कल और नॉट। अब ये कैसे देखें कि जो लाइन है अगर वो कहे कि फाइंड या प्रूफ इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, वो कहता है कि प्रूफ इफ द लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, उसने एक लाइन दे दी है x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वो कहता है ये प्रूफ करो कि ये टेंजेंट है कि नहीं है, और साथ में सर्कल की इक्वेशन दे दी है। सर्कल की इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन दी है। आपने सिंपली क्या करना है, इसमें से y की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स, ये आ गई y की वैल्यू, इस वैल्यू की आपने सिंपली यहाँ पर पुट करना है। जब आप इसको पुट कर देंगे तो x की फॉर्म में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, x की फॉर्म में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं फर्ज करता हूँ कि इक्वेशन मेरे पास बन गई है, एक्स स्क्वायर बन गई है, प्लस बन गई है हमारे पास बन गई है 3x प्लस क्या बन गई है हमारे पास, इसी तरह की कोई, यानी एक्स स्क्वायर आ गई है प्लस 3x आ गया, प्लस हमारे पास आ गया 4y यानी 4 आ गया सिंपली, क्योंकि y की वैल्यू तो पुट कर दी है, सिंपली 4 आ गया इज इक्वल टू 0। अब मैंने देखना है कि ये इक्वेशन तो आ गई है, सर ने बोला था कि इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है कि इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन तो आ गई, अब आगे क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट लेना है। डिस्क्रिमिनेंट किस तरह लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग लेते हैं
इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास ए के साथ जो होता है, यानी एक्स के साथ जो होता है वो ए होता है, जो यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, और जो सिंपल कांस्टेंट होता है वो सी होता है। ठीक है, तो आपने सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो बी का स्क्वायर, बी ये है बी, 3 3 9 माइनस 4, ए क्या है जी हमारे पास 1 है, और सी क्या है जी हमारे पास 4 है। ठीक है, आप लोग सिंपली इसमें पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा 1। क्यों 1 आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व नहीं किया पूरे तरीके से। अब 1 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, अगर 1 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये टेंजेंट नहीं है सर्कल के, सर्कल के टेंजेंट नहीं है। जब तक ये आंसर 0 नहीं आता तब तक ये इक्वेशन सर्कल को टेंजेंट नहीं हो सकती। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आएगा तब इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट होगी सर्कल को। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तब सर्कल की, यानी वो जो इक्वेशन होगी वो सर्कल के साथ क्या होगी, टेंजेंट होगी। ठीक है, अब बात आ जाती है, अगर मेरी वैल्यू 1 आई है, यानी ये 0 से बड़ी आ गई है, तब क्या टेंजेंट होगी, तब टेंजेंट नहीं होगी। लेकिन वो लाइन क्या होगी, सर्कल से बाहर होगी, यानी ये सर्कल है ना, ये सर्कल है। ठीक है, अब मैंने जब वैल्यू फाइंड की तो 1 आ रही है, इसका मतलब वो सर्कल टच नहीं कर रही, बाहर से जा रही है। ठीक है, वही चीज अब यहाँ पर आपको बतानी है कि हाउ टू फाइंड इफ द लाइन इज, इफ द सर्कल इज टच्ड बाय अ लाइन और नॉट, यानी क्या वो सर्कल को टच कर रही है, क्या वो सर्कल के अंदर से गुजर रही है, क्या वो सर्कल के बाहर से गुजर रही है, ये किस तरह पता लगेगा, बिल्कुल सेम डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से। ठीक है, क्या करना है जी, डिस्क्रिमिनेंट लेना है आपने, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने सिंपली डिस्क्रिमिनेंट लिया। ठीक है, अब वो बड़ा आ गया 0 से, 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सर्कल को टच नहीं करेगा। ठीक है, डज नॉट टच, डज नॉट टच द सर्कल, टच द सर्कल। अब मैं कहता हूँ कि मैंने जब डिस्क्रिमिनेंट लिया तो वो मेरे पास आ गया 0 से छोटा, -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, तब क्या होगा, इसका मतलब वो जो लाइन है वो सर्कल के अंदर आ गई है, यूं काट करके जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, सो द लाइन द लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल, इंटरसेक्ट्स द सर्कल। कब इंटरसेक्ट करेगी, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से छोटा होगा। कब टच नहीं करेगी, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। कब टच करेगी, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। कब टेंजेंट होगी, तब भी यही कंडीशन है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 कब होगा, जब लाइन टच करेगी और टेंजेंट होगी। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा कब होगा, जब लाइन टच नहीं करेगी। डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा कब होगा, जब लाइन टच, यानी 0 से छोटा कब होगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंट्स के ऊपर, यानी अंदर से गुजर रही होगी। ठीक है, ये होगी इसकी बात भी मुकम्मल। अब आ जाती है लास्ट चीज, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट गिवन है, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पॉइंट गिवन है, ये मेरे पास एक पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से एक टेंजेंट आ रही है, यूं टेंजेंट आ रही है। ठीक है, अब टेंजेंट आ रही है, उसने बोला इस टेंजेंट की लेंथ निकालो, यहाँ तक जो इसकी लेंथ है ये निकालो, ये लेंथ क्या है। ठीक है, अब मैंने लेंथ निकालनी है, लेंथ किस तरह निकालूं जी, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन होगी, सर्कल की इक्वेशन मैं कहता हूँ कि मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये मुझे गिवन है सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, और उसने मुझे क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है 1,2 एक पॉइंट दिया है। ठीक है, उसने बोला कि टेंजेंट की लेंथ निकालो, टेंजेंट क्या बनेगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करनी है, मैं 1 पुट करूंगा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करनी है, 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, 2 वाई की जगह 2 पुट करेंगे, प्लस 3 आ गया, ऊपर ले लेना है सिंपली अंडर रूट, बस ये काम करना है। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, वाई की जगह वाई की वैल्यू, ऊपर ले लेना है अंडर रूट, तो वो आ जाएगी टेंजेंट की लेंथ। ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है टेंजेंट की लेंथ फाइंड करने का। उम्मीद है आपको ए टू जी सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। कोशिश मैं करूंगा इससे भी ज़्यादा डीप जाके आपको पैराबोला के कॉन्सेप्ट समझाऊं। ठीक है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।